इससे पहले हमने सिंगल एपिडेमिक आउटब्रेक डिस्कस किया था, जिसमें हमने सपोज किया था कि कोई भी डेमोग्राफिक चेंज नहीं आ रही। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब ये है कि ना हमने कोई बर्थ उसमें सपोज की थी, ना हमने कोई डेथ सपोज की थी, और फिर हमने ये भी कहा था कि कोई एडिशनल जो है वो डिजीज़ रिलेटेड मॉर्टेलिटी नहीं हो रही। ये सारी अजम्पशंस लेके तो हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया था SIR, और वो जो मैथमेटिकल मॉडल था SIR, उसके लिए आगे हमने फिर उसकी आगे दो बिहेवियर देखे थे कि एक तो है बिहेवियर है कि वो उसमें हमारे पास वो कि एक्सपोनेंशियली जो पॉपुलेशन है वो जब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो वो जो पॉपुलेशन है वो इनिशियली उस टाइम से ही डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और सेकंड हमने फिर ये देखा था कि बल्कि जब के एनालिसिस जब स्टार्ट करते हैं तो उससे के बाद भी डिजीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है और फिर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच के तो फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिसका ग्राफ हमने देखा था कि वो बेल शेप्ड कर्व की फॉर्म में था। और उसके बाद फिर हमने डिजीज़ एंडेमिसिटी चेक उधर डिस्कस की थी। डिजीज़ एंडेमिसिटी का मतलब ये है कि कब हम डिजीज़ एग्जिस्ट करेगी और कांस्टेंट लेवल को अप्रोच करेगी। तो हमने ये देखा था कि जब ये क्लोज्ड पॉपुलेशन होगी तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है ससेप्टेबल की, उस वो होगी तो तब हमारे पास जो ससेप्टेबल हैं वो सस्टेन करेंगे, अदरवाइज वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि डिक्रीज क्यों होना शुरू और होते भी डिक्रीज भी होना शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज क्यों होना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि हमने क्लोज्ड पॉपुलेशन ली हुई है, यानी ससेप्टेबल से हमने कोई इनपुट नहीं ली, ससेप्टेबल में कोई इनपुट नहीं दे रहे कि ना बाहर से कोई बंदे आ रहे हैं, ना कोई जो रिकवर हो रहे हैं वो दोबारा उधर जा रहे हैं। तो जब कोई इनपुट नहीं दे रहे तो ससेप्टेबल जो है वो इन्फेक्टेड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इन्फेक्टेड क्लास में। तो जब इसी तरह कंटिन्यूसली वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे तो कुछ अरसे के बाद वो ससेप्टेबल सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पास एंडेमिक लेवल नहीं रहेगा। तो हमने दो मैकेनिज़्म उधर इंट्रोड्यूस करवाए थे कि दो मैकेनिज़्म से ये एंडेमिक लेवल एग्जिस्ट कर सकता है। नंबर एक, टेम्पोरेरी इम्यूनिटी, यानी जो हमारे पास पेशेंट्स हैं वो रिकवर हो जाए लेकिन थोड़ा ही अरसा रिकवर रहे, फिर उसके बाद दोबारा ससेप्टेबल बन जाए, यानी उनको दोबारा बीमारी लग सकती है जी। और दूसरा मैकेनिज्म हमने इंट्रोड्यूस करवा उधर सपोज किया था कि या तो डेमोग्राफिक इनपुट दें। डेमोग्राफिक इनपुट का मतलब ये है कि उसमें सपोज कर लें कि उस मॉडल में कोई बर्थ हो कोई यानी उस पॉपुलेशन में कोई बर्थ हो रही है, कोई डेथ हो रही है, तो इस तरह डेमोग्राफिक लेके तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो उस लेक्चर में हमने डिजीज़ एंडेमिसिटी वाले लेक्चर में टेम्परेरी इम्यूनिटी के लिए SIS मॉडल ले लिया था और उसको डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में ये डेमोग्राफिक डायनामिक्स जो हैं, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट, ये इंक्लूड करके तो उसकी डिजीज़ की एंडेमिसिटी चेक करेंगे कि डिजीज़ का एंडेमिक लेवल क्या है, वो कांस्टेंट लेवल क्या है उसका। Concerning the effect of demographic dynamics on disease endemicity, we consider the SIR model this. हमने ये SIR मॉडल उधर कंसिडर किया था, इंक्लूडिंग सिंपल न्यूट्रल माल्थुसियन डायनामिक। इसी मॉडल में हम जो माल्थुसियन डायनामिक्स है, माल्थस का जो हमने ग्रोथ मॉडल पढ़ा है, यानी उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें ग्रोथ भी चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें डिके भी चेक करेंगे। दैट इज वी अज्यूम दैट बर्थ्स एंड डेथ्स अकर एट द सेम रेट एज दैट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एज अ होल डज नॉट चेंज इन टाइम। कि हम सपोज कर रहे हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल है, तो एज अ होल पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, यानी जितनी बर्थ हो रही है ऑन एवरेज उतनी डेथ हो रही है, तो पॉपुलेशन तकरीबन कांस्टेंट है।
thus denoted by mu both fertility and mortality rates। कि हम सपोज कर लेते हैं कि म्यू जो हमारे पास है वो बर्थ रेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डेथ रेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों को एक ही क्यों पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि बर्थ और डेथ दोनों इक्वल है। एंड एज्यूम दैट ऑल न्यू बॉर्न आर ससेप्टेबल। और हम सपोज कर रहे हैं कि जितने भी जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ससेप्टेबल है। दैट इज देयर इज नो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। हम वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं, हमारे पास दो बैक होती हैं ट्रांसमिशन, एक होती है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन और एक होती है वर्टिकल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है, जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, उनके इंटरेक्शन से जो बीमारी फैल रही है, जो ट्रांसमिशन हो रही है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। और वर्टिकल ट्रांसमिशन ये है कि बाय बर्थ अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से पहले ही पैदाइश पे ही उसमें वो बीमारी पहले से मौजूद होती है। जैसे उसकी एग्जांपल है कि हेपेटाइटिस सी जो है वो कुछ बच्चों में बाय बर्थ होता है। जब वो पैदा होते हैं तो पैदाइश के दौरान ही, पैदाइश में ही यूं ही पैदाइश होती है उनकी तो उनमें हेपेटाइटिस सी अपीयर हो रहा होता है। तो ये है हमारे पास वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये कि कोई उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया लेकिन ऑटोमेटिकली उसकी मदर से उसमें ट्रांसफ़र हो गया। तो ये हम वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं ले रहे इसमें, बल्कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मॉडल आ गया डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू एन लेमडा टी एस ऑफ टी माइनस म्यू एस ऑफ टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा टी एस ऑफ टी माइनस गैमा प्लस म्यू इंटू आई ऑफ टी, और डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू गैमा आई ऑफ टी माइनस म्यू आर ऑफ टी विद इनिशियल कंडीशंस। अब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस है इस सिस्टम के लिए हमने ली हुई हैं कि इनिशियली ससेप्टेबल एस नॉट होंगे, फिर इन्फेक्शियस हमारे पास आई नॉट होंगे और रिकवर्ड जो हैं वो आर नॉट होंगे। वेयर लेमडा टी हम इस तरह डिफाइन करते हैं सी काई आई टी ओवर एन, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और फोर्स ऑफ इन्फेक्शन में सी हमारे पास वो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि सी क्या एवरेज नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स पर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, और काई क्या ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग द कंटैक्ट ऑफ इन्फेक्शंस एंड ससेप्टेबल पर्सन, और गैमा हमारे पास क्या है रिकवरी रेट। वी में इमीडिएटली नोट दैट इन दिस सिचुएशन द डिफिनेशन, यहाँ पे होगा नोट दैट ना कि नो दैट। Note that in this situation the definition R naught C chi over gamma of basic reproduction number R naught must be changed। अब यहाँ पे जो हमने पहले बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर डिफाइन किया था सी काई ओवर गैमा, इस मॉडल के लिए वो चेंज होगा, यानी वो जनरलाइज हो जाएगा। क्यों जनरलाइज हो जाएगा? क्योंकि वो जो बेसिक रिप्रोडक्शन आ रहा था उस मॉडल के लिए ना हम कोई बर्थ रेट कंसिडर कर रहे थे ना हम डेथ रेट कंसिडर कर रहे थे। तो ये जो डेथ रेट जब कंसिडर कर रहे हैं तो जो इन्फेक्टेड क्लास में ये म्यू है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये म्यू एक्स्ट्रा ये माइनस हो रहा है, पहले मॉडल से डिफरेंट है ये। तो फिर हमारे पास जो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है उसका जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है सी काई ओवर गैमा, ये भी मॉडिफाई हो जाए, जनरलाइज हो जाएगा। किस तरह के गैमा के साथ म्यू ऐड हो जाएगा नीचे, यानी कि इन फैक्ट द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज इज नाउ आल्सो इफेक्टेड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ डाइंग फ्रॉम नेचुरल काजेज। तो जो एवरेज ड्यूरेशन है डिजीज़ की वो इफ़ेक्ट करेगी, उससे इफ़ेक्ट होगा किसका कि जो हमारे पास नेचुरल काजेज से जिनकी डेथ हो जाती है बीमार बंदों की, वो भी हमारे पास उसमें इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। तो बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, फिर बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर में ये भी पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका अगर आप गौर करें तो आप देखें कि ये जो मॉडल है, अब मॉडल में इसका मतलब यह है कि अगर हमें चेक करना हो कि जो डिजीज़ जो हमारे पास बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर है वो उसका कोई जो एक्सप्रेशन है वो कुछ सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो हम देखते हैं कि जो इन्फेक्टेड क्लास से जितने पैरामीटर माइनस हो रहे हैं वो उसके रेसिप्रोकल में आ जाते हैं, ये तो लाजमी आते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद जो ऊपर आते हैं वो जो फोर्स ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास पैरामीटर है वो भी उधर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं।
फोर्स ऑफ इन्फेक्शन में। और उसके साथ कई दफ़ा डिफरेंट केसेस होते हैं, स्लॉट इन्वॉल्व हो रहा होता है, और वो डिपेंड करता है हमारे मॉडल की फार्मूलेशन पे। दिस फैक्ट इज मिरर्ड इन द कंडीशन फॉर एंडेमिक स्टेट्स टू एग्जिस्ट। ये जो फैक्ट है ये फिर देखा जा सकता है एंडेमिक स्टेट्स के लिए। अब एंडेमिक स्टेट्स या जो हमारे पास यानी एंडेमिक स्टेट्स या दो हमारे पास कांस्टेंट स्टेट्स है ना इसकी, कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट लेवल को या एक्विलिब्रियम लेवल को क्या अप्रोच करेगी। उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम और एक एंडेमिक एक्विलिब्रियम। डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सारे जो इन्फेक्टेड हैं वो सारे ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगे, तो फिर हमारे पास देखते हैं कि पॉपुलेशन किस लेवल को अप्रोच कर रही है। और एंडेमिक एक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन ज़ीरो को नहीं अप्रोच कर रही, इन्फेक्टेड पॉपुलेशन ज़ीरो को नहीं अप्रोच कर रही बल्कि वो नॉन ज़ीरो नंबर को अप्रोच कर रही है। फिर देखते हैं कि बाकी जो क्लासेस हैं वो किस लेवल को अप्रोच कर रही हैं। तो सबसे पहले हम डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम देखते हैं। इट कैन बी इजीली सीन दैट द सिस्टम वन हैज़ अ डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम हैज़ नॉट एन आई नॉट ज़ीरो और आर नॉट ज़ीरो। ये हम देख सकते हैं कि ये डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम बनता है। अब ये कैसे हम देख सकते हैं जी, ये हमने मॉडल लिया। अब जब भी हम एक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं तो एक्विलिब्रियम का मतलब है कांस्टेंट लेवल। तो जब उसका मतलब है कांस्टेंट लेवल तो ये जो डेरिवेटिव्स है ये फिर ज़ीरो हम पुट कर देते हैं, हाँ हमने डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम लेना हो या एंडेमिक एक्विलिब्रियम लेना हो। तो जब हम इसको ज़ीरो और हमारे पास ये है फोर्स ऑफ इन्फेक्शन लेमडा टी इज इक्वल टू लेमडा टी हमने पुट कर दिया इस मॉडल में, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई तीनों। अब एक्विलिब्रियम के लिए इनके डेरिवेटिव ज़ीरो पुट कर देंगे। जब ये ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी, म्यू एन माइनस सी काई ओवर एन आई एस माइनस म्यू एस, दूसरी सी काई ओवर एन आई एस माइनस गैमा प्लस म्यू आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और गैमा आई माइनस म्यू आर इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर डिजीज़ फ्री। अब डिजीज़ फ्री के लिए क्या है कि आई ज़ीरो होना चाहिए। जब आई ज़ीरो हो जाएगा तो देखिए आई ज़ीरो होगा तो माइनस म्यू आर ज़ीरो, और म्यू तो रेट है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो आर ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है कि आई भी ज़ीरो हो गया, आर भी ज़ीरो हो गया। जब हम टू में पुट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आई ज़ीरो हो गया तो ये इक्वेशन क्या बन गई, म्यू एन माइनस म्यू एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब म्यू एन इज इक्वल टू म्यू एस के इक्वल और एस क्या आ गया, एन के इक्वल। और इस तरह फिर हमने देख लिया कि जो उसका डिजीज़ फ्री एक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एन ज़ीरो ज़ीरो आ गया। अब उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी है एंडेमिक एक्विलिब्रियम। एंडेमिक एक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि अगर हम सपोज करते हैं कि इन्फेक्टेड पॉपुलेशन ज़ीरो को नहीं अप्रोच करती, फिर हम देखते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद वो किस कांस्टेंट लेवल को अप्रोच करती है। तो ये हमारे पास सिस्टम आ गया जी। अब एक्विलिब्रियम के लिए इन तीनों इक्वेशंस को ज़ीरो पुट कर दिया। अब जब इन तीनों इक्वेशंस को ज़ीरो पुट कर दिया तो अब इनको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि आप देखें ये तीन हमारे पास इक्वेशंस हैं और तीन ही वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, एस आई और आर, यानी इन तीनों इक्वेशंस को किसी भी तरीके से हम सॉल्व करके तो एस आई और आर की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो हमने 5 ले ली इक्वेशन। अब 5 है सी का ही ओवर एन एस माइनस गैमा प्लस म्यू ज़ीरो, ये इक्वेशन ले लिया हमने। तो सी का ही एस ओवर एन इज इक्वल टू गैमा प्लस म्यू आ गया, और फिर उसके बाद एस किसके इक्वल आ गया, एन इंटू गैमा प्लस म्यू ओवर सी का ही, और एस इज इक्वल टू एन ओवर ये जो गैमा प्लस म्यू है ये नीचे डिवाइड कर देंगे और ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये आर नॉट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इस तरह जो एस टैरिक से हम डेनोट करेंगे ये डिजीज़ फ्री जो हमारे पास है, और वो हमारे पास आ जाएगा जी एन ओवर आर नॉट। इसी तरह 4 जो इक्वेशन है वो हम सपोज करेंगे म्यू एन माइनस सी काई आई एस ओवर एन माइनस म्यू एस। अब इसमें म्यू इंटू एन माइनस एन ये इधर ही रहा, ये टर्म हमारे पास इसको इधर ले आए राइट साइड पे। तो ये सी काई आई एस ओवर एन की जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब ये कहाँ से लिखा जी, सी काई आई एस ओवर एन को ये हमने कैसे लिख दिया। आप देखें सिस्टम को देखें अगर, तो ये जो 4 5 6 हमने इक्वेशन ली हैं तो सी काई आई एस ओवर एन की वैल्यू इधर से कैलकुलेट करें तो वो क्या आ रही है, गैमा प्लस म्यू इंटू आई।
तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। फिर इसी तरह एस जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसकी जगह पे एन ओवर आर नॉट लिख दिया, फिर आई हमने लिख दिया म्यू एन इंटू 1 माइनस 1 ओवर आर नॉट गैमा प्लस म्यू। और ये हमारे पास फिर एंडेमिक ये आइस्टेरिक की वैल्यू आ गई, वो कांस्टेंट वैल्यू जिस पे नॉन जीरो के लिए। आगे फिर 6 में अब आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो 6 इक्वेशन ले ली, गैमा आई माइनस म्यू आर और गैमा और म्यू आई इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे आई की ये वैल्यू पुट करेंगे, जब आई की ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास म्यू एन 1 माइनस 1 ओवर आर नॉट गैमा प्लस म्यू इज इक्वल टू आर नॉट। और इसको हम कह दें कि आर स्टेरिक, ये वैसे हम उसको कह रहे हैं एक्विलिब्रियम पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं कि एस स्टेरिक, आई स्टेरिक और आर स्टेरिक एंडेमिक के लिए, और एस नॉट, आई नॉट और आर नॉट हम डिजीज फ्री के लिए। नॉर्मली यही हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आर स्टेरिक का ये अब तीनों के एक्सप्रेशन आ गए, एस स्टेरिक का भी, आई स्टेरिक का भी और आर स्टेरिक का भी। और ये देखें, अगर आप गौर करें तो देखें ये स्टेरिक में भी आर नॉट इन्वॉल्व हो रहा है, फिर उसके बाद जो आई है इसमें भी आर नॉट इन्वॉल्व हो रहा है, और उसके बाद जो हमारे पास आर स्टेरिक है इसमें भी आर नॉट इन्वॉल्व हो रहा है। द डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम ऑलवेज एग्जिस्ट, डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम हर वक्त ही एग्जिस्ट करेगा, जबकि एंडेमिक एक्विलिब्रियम जो है वो तब एग्जिस्ट करेगा जब आर नॉट ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि आर नॉट अगर लेस देन 1 हो जाए तो आप देखें आर नॉट अगर यहाँ पे लेस देन 1 कर देते हैं तो आर स्टेरिक की वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। और इसी तरह आई स्टेरिक का जो एक्सप्रेशन है उसमें भी आप देखें तो आर नॉट जब लेस देन हम इधर इसको ले लेते हैं, लेस देन 1 ले लेते हैं तो आई स्टेरिक भी नेगेटिव हो जाता है। अब आई स्टेरिक और आर स्टेरिक नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट लेवल ऑफ इन्फेक्टेड पॉपुलेशन और रिकवर्ड पॉपुलेशन नेगेटिव हो गई, तो वो तो ये बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, पॉपुलेशन तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि आर नॉट लेस देन 1 के लिए जो हमारे पास एंडेमिक एक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आर नॉट इक्वल टू 1 हो जाए तो आप देखें ये आर स्टेरिक 0 हो जाएगा, और इसी तरह आई स्टेरिक भी आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए 0 हो जाएगा। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए जो एंडेमिक एक्विलिब्रियम है वो एक्चुअली डिजीज फ्री एक्विलिब्रियम ही है हमारे पास। अब लीनियराइजेशन, लीनियराइजेशन ये वही कंसेप्ट है जिस तरह हम सिंगल इक्वेशन के लिए या उस फंक्शन के लिए करते हैं कि आपने देखा होगा कोई भी हमारे पास जो फंक्शन हो तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट जब करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज, अगर उसको हम एक्सपेंड करते हैं, अगर ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, सपोज अगर उसको विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन हम करते हैं एक्सपेंड तो उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0। अब देखिए वहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो थर्ड टर्म है फिर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह जो टर्म्स इंक्रीज करते जाते हैं तो वो हाई डिग्री की एक पोलिनोमियल से उस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करते जाते हैं। तो लाइन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंगल डेरिवेटिव ले रहे हैं उसका। वही कंसेप्ट हम वही जहाँ एक्सपेंड करके तो इधर यूज कर रहे होते हैं लिनियराइजेशन के लिए, सिस्टम की लिनियराइजेशन के लिए। क्योंकि आपको पता है जो नॉन लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम को छोड़ ही दें, जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सारी ऐसी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते एग्जैक्टली, उसको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दे रहे होते हैं या अप्रॉक्सीमेट ले रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्यूशन तो इसके दोनों आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम जो दोनों आ रहे हैं, एक डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम है, एक एंडेमिक इक्विलिब्रियम है। अब हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि इसके सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मतलब ये है एस, आई और आर की वैल्यू, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि एस, आई और आर की वैल्यू कब डिजीज फ्री पॉइंट को अप्रोच कर जाएंगी और कब हमारे पास एंडेमिक पॉइंट को अप्रोच कर जाएंगी। और उसके लिए हम ले लेते हैं, हम उसकी लोकल स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। लोकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हम किसी खास डोमेन में अगर इनकी वैल्यूज ले एस, आई और आर की, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो फिर इस पॉइंट को अप्रोच करते हैं। और जिस तरह लिनियराइज्ड सिस्टम है जो इस सिस्टम से हम बनाते हैं, वो जो लिनियराइज सिस्टम बनाते हैं जिस तरह फिर वो बिहेव करता है, तकरीबन नॉन लीनियर सिस्टम भी
उन पॉइंट की नेबरहुड में, यानी ये कोई पार्टिकुलर इंटरवल में ऐसे ही बिहेव करता है। तो लिनियराइज सिस्टम का जब हम चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास अगर स्टेबल है तो हम कह देते हैं कि जो एक्चुअल हमारा सिस्टम है, ये नॉन लीनियर सिस्टम, ये हमारे पास लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। लोकली का मतलब ये है कि यानी कि एक खास डोमेन में फिर ये स्टेबल है, पूरे की हम नहीं बात कर सकते। जिस पॉइंट पे हम लिनियराइज कर रहे होते हैं, जिस तरह बिल्कुल मैंने बताया कि टेलर सीरीज को एक्सपेंड कर रहे होते हैं अबाउट ऑरिजिन, इसी तरह इधर जिस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम को हम लिनियराइज कर रहे होते हैं, उस पॉइंट की नेबरहुड में हम ये कहते हैं कि लीनियर सिस्टम का जो बिहेवियर है वही तकरीबन नॉन लीनियर सिस्टम का बिहेवियर है। कि यानी अगर लीनियर सिस्टम हमारे पास स्टेबल है उस पॉइंट की नेबरहुड में, तो नॉन लीनियर सिस्टम भी स्टेबल होगा। अगर ये अनस्टेबल है तो नॉन लीनियर सिस्टम भी अनस्टेबल होगा। अब लीनियराइज करते कैसे हैं? उधर तो हम सिंपल एक लाइन ले लेते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका हम जैकोबियन मैट्रिक्स ले लेते हैं, फाइंड करते हैं पहले। अब जैकोबियन मैट्रिक्स हम कैसे इसका फाइंड करेंगे? उसके लिए हम पहले इसको सिंपल लिख देते हैं कि पहले की राइट हैंड साइड f1, फिर दूसरे की f2 और तीसरे की f3 ले लेते हैं, और f1 f2 f3 इस तरह डिनोट कर देते हैं। अब जैकोबियन मैट्रिक्स जो कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, पार्शियल f1 बाई पार्शियल s, पार्शियल f1 बाई पार्शियल i, यानी कि f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू SIR, फिर f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू SIR, फिर f3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू SIR। वो डेरिवेटिव हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब हम पॉइंट ले रहे हैं जिससे हम जो स्टेबिलिटी वगैरह चेक करेंगे कि एट द डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम, और डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम हमने कौन सा फाइंड किया था कि s की वैल्यू n के इक्वल है, i की वैल्यू 0 के इक्वल है और r की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो वो वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इधर n आ जाएगा और n और n ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ये टर्म 0 हो जाएगी और इधर भी n आ जाएगा, तो सीक i n और n कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम पे जो जैकोबियन मैट्रिक्स है इसके इक्वल आ जाएगा। अब लिनियराइज सिस्टम की हम स्टेबिलिटी कैसे चेक कर रहे होते हैं? जो लिनियराइज सिस्टम है, अब ये एक लिनियराइज सिस्टम हो जाएगा क्योंकि आप देखें इस जैकोबियन मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करें SIR से राइट साइड पे, तो तीन जो इक्वेशन बनती है ds/dt और di/dt और dr/dt, वो एक लीनियर सिस्टम हमारे पास बन जाता है जिसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये बनता है हमारे पास। तो हम लिनियराइज्ड सिस्टम या लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसकी हम स्टेबिलिटी कैसे चेक कर रहे होते हैं कि उसकी आइगन वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आइगन वैल्यूज अगर सारी नेगेटिव आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये स्टेबल है सिस्टम, यानी कि इसके सॉल्यूशन जो है वो 0 को अप्रोच कर गए हैं। और क्यों वो हम ये लिनियराइज सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास ये जो होता है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट वो ऑरिजिन ही होता है, तो वो हम कहते हैं कि ये ऑरिजिन को अप्रोच कर जाते हैं अगर आइगन वैल्यूज सारी नेगेटिव हो, और आइगन वैल्यूज कोई एक भी पॉजिटिव हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। अब आइगन वैल्यूज के लिए वही जो मेथड है वो कैलकुलेट करेंगे, j माइनस लैम्डा mod इज इक्वल टू 0, फिर ये ले लिया हमने। अब आइगन वैल्यूज तीन, पहली दो आइगन वैल्यूज ये आ गई और तीसरी आइगन वैल्यूज में इस तरह हमने आर नॉट इन्वॉल्व कर लिया, फिर ये कंडीशन आ गई इसमें। अब देखें कि λ3 जो है हमारे पास जो थर्ड आइगन वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, कब? जब आर नॉट लेस देन 1 होगा। अगर आर नॉट ये ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह फिर हम कह देंगे कि अगर हमारे पास आर नॉट लेस देन 1 हो तो फिर, क्योंकि हमने ये जो जैकोबियन लिया ये डिजीज फ्री के लिए लिया है, डिजीज फ्री पॉइंट इसमें पुट कर दिया था, तो फिर हम ये कहेंगे कि आर नॉट लेस देन 1 के लिए जो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम है, सॉरी ये सिस्टम तो स्टेबल है ना, तो फिर ओरिजिनल सिस्टम के बारे में ये कहेंगे कि आर नॉट लेस देन 1 के लिए जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है वो लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। क्यों लोकली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है? क्योंकि सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं, और आर नॉट ग्रेटर देन 1 के लिए वो जो सिस्टम जो डिजीज फ्री इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है, यानी वो पॉइंट अनस्टेबल है। अब स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब ये है कि सॉल्यूशन उस पॉइंट को अप्रोच कर जाते हैं, और अनस्टेबल का मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन उस पॉइंट को अप्रोच ही नहीं करते बल्कि उससे अवे चले जाते हैं।